नमस्ते बच्चा लोग, सब टनाटन है नो। हाँ, सब टनाटन होना भी चाहिए। न्यूटन्स लॉ ख़त्म हो गया, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ख़त्म हो गया, फ्रिक्शन ख़त्म हो गया, सब पर टनाटन हम लोग प्रॉब्लम भी बनाए। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ बात बच गया जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। बात क्या बच गया? एक सवाल बच गया, देखिए जरा सा। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को मास जिसका m है, हाइट यहाँ क्या है h है। ये सरफेस कैसा है बेटा? फ्रिक्शनलेस माने स्मूथ। यहाँ आया, यहाँ के बाद यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर जाकर के यहाँ गया। ये सब सेम लेवल पर है, इसी लेवल पर। ठीक, यहाँ पे एकदम आराम से बोला, यहाँ से छोड़ा गया ऑब्जेक्ट को जरा समझिएगा। यहाँ का हाइट भी दे दिया है बेटा, h1 हाइट दिया हुआ है, समझे? आई टोटल स्मूथ, टोटली जो ट्रैक है हमारा स्मूथ, h हाइट से इसको रिलीज करते हैं। समझिएगा जरा सा, ठीक है। h हाइट से इस मास m को बेटा रिलीज करते हैं, तो क्या करेगा ये मास? इट विल स्लिप डाउनवर्ड। चूंकि स्मूथ सरफेस है तो स्लिप करेगा। ये थीटा भी दिया हुआ है, मान लो ना थीटा दिया हुआ है, नहीं भी दिया हुआ है तो भी हम मान लिया कि थीटा इज गिवन। यहाँ से चलेगा, यहाँ आएगा, यहाँ पे पहुँचेगा, सर्टेन इसको क्या होगा, स्पीड होगा, इधर चलेगा, यहाँ से फिर चढ़ना शुरू करेगा, यहाँ चढ़ जाएगा। आपने बताना है जब ये ब्लॉक यहाँ है तो इसका इस डायरेक्शन में जो स्पीड है, यूजिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन साहब का जो 3 गो नियम है, द 3 लॉज ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन, उसका एप्लीकेशन करके आपको यहाँ पर मैं इसका क्या निकाल देना है बेटा? वेलोसिटी निकाल देना। कैन यू कैलकुलेट दिस? न्यूटन्स लॉ का एप्लीकेशन करके यहाँ पर आपको इसका वेलोसिटी कैलकुलेट कर देना है। कैन यू कैलकुलेट दिस? यहाँ से यहाँ पर जो इसका स्पीड है, भी नोट कर लीजिए इसको, यहाँ से रिलीज किया गया है तो यहाँ पर निकल जाएगा। जस्ट यहाँ पर क्या लगा देंगे, इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम अगर खींचेंगे बेटा, तो इस डायरेक्शन में टनाटन हम खींच दे रहे हैं। mg साइन थीटा, mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में mg कॉस थीटा लग जाएगा बेटा। इधर नॉर्मल रिएक्शन, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है तो a बराबर g साइन थीटा। यहाँ पर में लेकिन कर्व जो है, यहाँ पर एंगल का वैल्यू हमेशा बदल रहा है, देख रहे हैं ना। हाँ, यहाँ थीटा जो, तो यहाँ v बराबर क्या हो जाएगा, vf स्क्वायर बराबर बेटा vi स्क्वायर प्लस 2a इंटू ये लेंथ मान लेते हैं कि s है पूरा, ये इंक्लाइंड लेंथ, तो 2as vf निकल गया हमारा। यहाँ vi 0 है तो स्क्वायर रूट के अंदर 2as vf निकल गया यहाँ, मतलब यहाँ पर v नॉट जो है बेटा वो निकल गया। कितना निकल गया? 2g साइन थीटा इंटू s का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो s के लिए इस h के टर्म में निकाल दीजिए। परपेंडिकुलर y हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर y हाइपोटेन्यूज बराबर साइन थीटा, यानी s बराबर h बाई साइन थीटा, h बाई साइन थीटा। साइन थीटा खत्म, दिस इज इक्वल टू 2g h। यहाँ पर तो स्पीड हमारा निकल गया,
अब बेटा यहां से यहां तक में ये जो स्लोप है वो बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। यहाँ तो कांस्टेंट हाथ तो लगा दिया एक्सेलरेशन, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से हम यहाँ पर स्पीड क्या होगा बताना बड़ा मुश्किल है। क्या है बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो टेक्निक है। जैसे यहाँ पर देखो ना, स्पीड यहाँ नीचे में कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर 2gh, और अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से रिलीज करें h हाइट से, तब भी स्पीड जस्ट बिफोर हीटिंग क्या आएगा स्क्वायर रूट के अंदर। तो कोई ना कोई टेक्निक तो है यहाँ जो कि हम अगर लगा दें तो यहाँ हम स्पीड आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो टेक्निक है क्या? साइंटिस्ट, इंजीनियर्स worked a lot to find that technique, and that technique is called energy. एनर्जी बोलिए, एनर्जी बोलिए, कोई कुछ बोलता है तो अपना प्रोनाउंसिएशन है, एनर्जी हम बोलते हैं। वो टेक्निक क्या है बेटा? ये तो स्पष्ट हो गया ना बेटा कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से हम लोग यहाँ पर इसका स्पीड कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यार डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट जो है, स्लोप जो है डिफरेंट डिफरेंट है। तो एक्सेलरेशन जो इसका होगा यहाँ पर तो डाउनवर्ड होगा, तो एक्सेलरेशन जो इसका होगा डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसलिए हम लोग ये सब जो है मेथड ये सब नहीं लगा सकते, और मे बी इंटीग्रेट करके हम बना सकते हैं, बट द सॉल्यूशन विल बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। नहीं हो जाएगा बेटा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बस इतना याद रखिएगा कि ये एक प्रॉब्लम हम बिगिनिंग में पूछे जिसका सॉल्यूशन न्यूटन्स लॉ से बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल है। तो हम एक नया टेक्निक का खोज किए हैं, एनर्जी, और ये एनर्जी क्या है इस पर अब हम लोग आज से डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। दिमाग में अब रख लीजिए कि एनर्जी इज ए टेक्निक, एनर्जी इज ए टेक्निक टू सोल्व प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब एनर्जी क्या सिर्फ टेक्निक है क्या? एनर्जी का कुछ है इंपॉर्टेंस? तो इस पर पूरा डिटेल में आज हम लोग सिर्फ एनर्जी और वर्क के ऊपर डिस्कशन करेंगे बेटा। बाकी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब को डिटेल में हम लोग, इन सब में रिलेशंस क्या है, ये सब डिटेल में आज के बाद जो भी वीडियोस आएंगे, ठीक है, वो सब इसी के ऊपर में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग एनर्जी के बारे में समझते हैं। व्हाट इज एनर्जी? कमेंट बॉक्स में टनाटन सब लोग क्या कीजिए, ये अपना अपना डेफिनेशंस डालिए टनाटन। एनर्जी है क्या डालिए, उसके बाद हम जरा एनर्जी के ऊपर में गर्दा उड़ा उड़ा करके हम बात करेंगे, और दिमाग में सबको रखिएगा। और ये टेक्निक इतना जबरदस्त है कि एनर्जी के कंसेप्ट को जो अभी कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में या कुछ डेज में हम बताने वाले हैं, उसको पूरे फिजिक्स में आप धड़ल्ले से यूज कीजिएगा। क्या कीजिएगा बेटा? पूरे फिजिक्स में यूज कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग एनर्जी को समझ लेते हैं, तब तो सबसे पहला चीज एनर्जी के बारे में जानिए। एनर्जी इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। एनर्जी है क्या हम अभी डिटेल में बताएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए, एनर्जी इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। पहला बात। दूसरा बात क्या है बेटा? यूनिट ऑफ एनर्जी इज SI यूनिट लिखिए ना। SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज क्या है बेटा? जूल। जूल हो सकता है, कैलोरी हो सकता है ना, आर्ग हो सकता है, लेकिन SI यूनिट क्या है बेटा? जूल। ठीक है ना। SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज JOULE होता है, नहीं हाँ JOULE, ठीक है, जूल होता है, कैपिटल J लिखते हैं। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल।
अब ये एनर्जी है क्या? आप लोग अभी तक 9th-10th में पढ़े ही होंगे काइनेटिक एनर्जी। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसका काइनेटिक एनर्जी आप लोग पढ़े होंगे हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़े होंगे U बराबर mgh। अगर कोई ऑब्जेक्ट मास m है, धरती के सरफेस से, अर्थ के सरफेस से h हाइट पर है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी, ये भी एनर्जी। लाइट के बारे में भी पढ़े होंगे, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, है ना, लाइट एनर्जी, हीट, साउंड एनर्जी, यार हर चीज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बात क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, और पता नहीं कितना तरह का एनर्जी आप लोग नाम तो जरूर सुने होंगे। तो व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी? 10th 9th में आप लोग पढ़े होंगे कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। बट इज दिस द कंप्लीट डेफिनेशन? इज दिस द करेक्ट डेफिनेशन? नो, नहीं। Capacity to do work is called energy is not a correct definition, are not a precise or complete definitions. एनर्जी का डेफिनेशन फिर होगा क्या? तो एज पर इन माय ओपिनियन एवरीथिंग, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आज के डेट में हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी है क्या? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, विजिबल और इनविजिबल, is a form of energy. Everything in this universe, हम यूनिवर्स में बेटा, हम मल्टीवर्स और ओमनीवर्स और पता नहीं क्या क्या भलाना ढिमकाना वर्स नहीं, हम मान के चल रहे हैं कि देयर इज ओनली वन यूनिवर्स, ठीक है। और उस पे हम ये डेफिनेशंस दे रहे हैं कि एनर्जी, ठीक है, एवरीथिंग, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इमेजिन कीजिए, इन दिस यूनिवर्स, विजिबल और इनविजिबल इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। बात समझ में आ गई? तो अगर हम यहां पर एक मास ले जिसका मास m है, दिस इज ऑल्सो एनर्जी। पानी ले लिए, वाटर, वाटर इज ऑल्सो इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। वाटर इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज ऑल्सो बेटा ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब लाइट तो दिखता है, भी प्रकाश है, साउंड दिखता नहीं है, फिर भी दैट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसीलिए हम डेफिनेशंस में ऐड किया कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, विजिबल और इनविजिबल, इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम, तुम, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलो, डेफिनेशंस तो ये एकदम प्रिसाइज और करेक्ट डेफिनेशंस है, इट कैन नॉट बी ब्रोकन, ठीक है। बिकॉज अगर हम थोड़ा सा समय में पीछे चले बेटा, तो वी वेयर वेरी वेरी स्मॉल पॉइंट, वी ऑल्सो, वी आर पार्ट ऑफ दिस कॉस्मोस, वी आर पार्ट ऑफ द कॉस्मोस। तो हम लोग बिग बैंग, अगर आप लोग हल्का फुल्का कहीं ना कहीं 9th-10th में या वर्ल्ड वाइड वेबसाइट पर देखे होंगे कि बिग बैंग थ्योरी हुआ, द होल यूनिवर्स वाज अ टीनी पार्टिकल, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, वेरी वेरी स्मॉल, ऑफ द साइज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और उसमें विस्फोट हुआ, उसी से पूरा ब्रह्मांड बना, तो उसी के तो पार्ट हम भी बेटा। यानी कि वी वेयर ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहां से भी हमारे डेफिनेशंस को बल मिलता है और उसको क्या क्या बोलते हैं, इंडोर्समेंट मिलता है। तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, विजिबल और इनविजिबल, इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस इज प्रिसाइज एंड करेक्ट डेफिनेशंस ऑफ एनर्जी। अब प्रॉब्लम, आप लोग सोच रहे होंगे सर तो एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, वर्क, ये सब एनर्जी हुआ, आप कह रहे हैं सब कुछ एनर्जी है। हाँ बेटा, सब एनर्जी है, बट ह्यूमन बीइंग्स आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन दोज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी व्हिच आर यूजफुल टू देम। अब वो यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या क्या है, जरा उस पर विचार कर लेते हैं, जो कि हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे भी। अब यूजफुल फॉर्म क्या है बेटा? तो वो यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है, वो है बेटा, ध्यान से सुन लेना,
काइनेटिक एनर्जी। क्या बेटा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम बोलने का मतलब हो गया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हाँ, साउंड एनर्जी। हाँ, ये सब जो फॉर्म है बेटा वो हमारे लिए क्या है बउआ? यूजफुल फॉर्म है। ये क्या है बेटा? थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी। ये सब किस फॉर्म में है? एनर्जी का वो रूप है ये सब बेटा जी जो कि हमारे लिए यूजफुल है। काइनेटिक एनर्जी जैसे अभी हम घर से निकलेंगे, आओ का किए, अब मोटरसाइकिल लिया, अब भर दाना किक मारा, नहीं तो सेल्फ स्टार्ट भी आजकल तो। अब क्या किया, वहां पर हमारे पास एनर्जी किस फॉर्म में बेटा? केमिकल फॉर्म। अरे भाई ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है ना, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, केरोसिन हुआ, जो भी पेट्रोल होता है, पेट्रोल किस फॉर्म में? एनर्जी का लिक्विड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वो किस फॉर्म में है बेटा? लिक्विड फॉर्म ऑफ एनर्जी। लिक्विड को पहले वहां हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा? हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी को फिर क्या कर देते हैं बेटा जी? काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को फिर क्या चीज में कन्वर्ट कर दिए बेटा? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग उसको किस फॉर्म में ले रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। और वहां हमको जरूरत किस फॉर्म का था बेटा? काइनेटिक एनर्जी का। हमको उस जगह पे जब मोटरसाइकिल पे बैठ रहे हैं तो हमको किस फॉर्म में चाहिए वो एनर्जी? काइनेटिक फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चाहिए। तो ये काइनेटिक एनर्जी तो आप लोग सब लोग जानते होंगे, बस पे बैठते हैं वहां भी लिक्विड फॉर्म ऑफ एनर्जी को किस चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा? काइनेटिक एनर्जी में। बस पर बहुत सारा आदमी बैठ गया, उसको लेकर के जा रहा है, बस ट्रेन लेके जा रही है, एरोप्लेन लेके जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं? लिक्विड फॉर्म ऑफ एनर्जी को पहले हीट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, हीट फॉर्म से फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो वी आर इंटरेस्टेड इन सम यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जीज ओनली। ठीक है, अब हम लोग लिक्विड फॉर्म में एनर्जी को लिया, हो सकता है कहीं सॉलिड फॉर्म में भी एनर्जी को ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बता रहे हैं भाप इंजन, स्टीम इंजन। पहले जो हम लोग चलाते थे, रेलगाड़ी जो चलती थी हमारी, वो भाप इंजन होती थी। और उसमें कौन सा एनर्जी एकदम प्योर फॉर्म, कौन सा एनर्जी यूज करते थे? कोयला लिए, इसको क्या किए, इससे कौन सा फॉर्म बनाए एनर्जी का? हीट जनरेट किए। हीट से कौन सा फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिए? हीट से कौन सा फॉर्म में? अब हीट से क्या किया कि पानी को उबालने लगे, है ना। अब उससे क्या किया? उसको वेपर बनाए। अब वेपर को किस चीज में कन्वर्ट कर दिए बेटा? वेपर प्रेशर। इसको फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए। हमारे लिए ज्यादातर यूजफुल जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, और इसी पे दुनिया चलती है बेटा। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये लिक्विड फॉर्म हो सकता है, ये गैसेस फॉर्म हो सकता है, लेकिन सबको किस चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसके बीच में और भी कई सारे टर्म है बेटा, विच इज पार्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग, जैसे एफिशिएंसी। अब जब आप लिक्विड से हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं वत्स, तो आप क्या टोटल लिक्विड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो लिए टोटल का टोटल हीट में कन्वर्ट कर पाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। यहां से CO2 भी निकलता है बेटा, जो कि वातावरण को दूषित करता है। तो ये 100% एफिशिएंट ये प्रोसेस नहीं है। ये जो भी प्रोसेस है, या कोल से आप काइनेटिक एनर्जी में जा रहे हैं, तो ये 100% यहां से जो यहां तक पहुंच रहे हैं 100% एफिशिएंट नहीं होता है। टोटल लिक्विड टोटल एनर्जी में कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी में नहीं हो रहा है। CO2 उगल रहा है, CO उगल रहा है। मान लिया 10 जूल लिक्विड एनर्जी था और उसको हम कन्वर्ट किए तो 5 जूल हीट एनर्जी दिया। 5 जूल में भी 3 जूल हमारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो 3/10 हो गया इसका एफिशिएंसी इंटू 100। इस तरह से तो एफिशिएंसी में अभी हम नहीं जाते हैं बेटा। तो ह्यूमन बीइंग्स आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन दोज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विच आर यूजफुल टू देम। लेकिन क्या हम लोग सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को एनर्जी माने, पोटेंशियल एनर्जी को माने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को माने, ये लाइट एनर्जी को माने, साउंड एनर्जी को माने, हीट एनर्जी को माने?
ऐसा नहीं है बेटा, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब उसको आपने यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए, काइनेटिक एनर्जी तो यूजफुल हुआ, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी भी इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which arises due to configuration of system of particles placed in a space। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी बहुत तरह का होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, वो भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सब पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी एक यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी का एक आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, कोई खिलौना जब आप मार्केट चलाते हैं, उसमें चाबी ऐठ दिया, टुई 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 टुई, और उसको खिलौना को रख दिया, ताली बजाने वाला है तो ताली बजा रहा है, चलने वाला है तो चल रहा है। तो वहां पर हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में हम जो घुमाते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है किस में? उस टॉय में। और वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फिर किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी में। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स। अब आ जाइए आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आप जान ही रहे हैं, विदाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा कूलर नहीं चलेगा, हमारा ये लाइट नहीं चलेगा, हम जो ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये नहीं हो पाएगा। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये दो फॉर्म जो एनर्जी का है मोस्ट यूजफुल फॉर्म है आज के डेट में। उसके बाद आ जाइए लाइट एनर्जी। भाई रात जब हो जाती है, लाइट चाहिए हमको। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम इजीली हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस एनर्जी को इजीली हम लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस एनर्जी को इजीली हम लोग साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये बड़ा यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कई रूप है, और भी कई रूप है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, हाँ, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में बैटरी में स्टोर कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म है। लाइट एनर्जी तो आप लोग जान ही रहे हैं, लाइट एनर्जी क्या है। साउंड एनर्जी हम लोग जो बोल रहे हैं दैट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। उसके बाद हीट एनर्जी तो आप लोग जान ही रहे हैं, 4 लकड़ी सूखा लाइएगा या फिर कच्चा को भी सूखा बना दीजिए और उसके बाद उसको जला दीजिए, हीट एनर्जी मिल गया हमको। तो कहने का मतलब है मेरा बेटा जी, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हमारा जो ध्यान रहेगा बेटा, वो केंद्रित रहेगा डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के अध्ययन में। मेनली हम लोग अभी जो मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे वो बता देते हैं बेटा, इस एनर्जी के बारे में समझेंगे, काइनेटिक एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, मेनली ये 2 फॉर्म ऑफ एनर्जी पर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। किसमें बेटा? मैकेनिक्स में। और एक बीच में आता है वर्क टर्म, जिस वो है क्या, वर्क आखिर है क्या, क्या बवासीर है वर्क, वो भी हम डिटेल में उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी आप लोग सीधा समझिए, मैकेनिक्स में हम लोग 2 फॉर्म ऑफ एनर्जी पर कंसंट्रेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी के बारे में अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है बेटा, कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कीजिए कमेंट को और पूछिए कि सर हमको यहाँ पर में गड़बड़ा गया है, काम नहीं बुझाया है, का एनर्जी बकते रहे, 10 मिनट लगता है, आप कुछ हमको बुझाया नहीं सर। ठीक है, अब जरा सा यहाँ पर में बताइए ये कैसे हो गया। ठीक है बेटा, चलिए। तो सबसे पहले एनर्जी को तो हम लोग समझ गए बेटा, एनर्जी को हम लोग समझ गए। क्या किए बेटा जी? समझ गए। सबसे पहला फॉर्म ऑफ एनर्जी हम लोग काइनेटिक एनर्जी पर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है क्या, इसका डेफिनेशन क्या देंगे? इट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी which is associated with a body or particle due to its motion। इसके मोशन के कारण जो इसको एनर्जी होता है बेटा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। दैट मोशन माइट बी ट्रांसलेशनल मोशन, दैट माइट बी रोटेशनल मोशन, और दैट माइट बी कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन।
तो काइनेटिक एनर्जी इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज एसोसिएटेड विथ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। क्लियर है एकदम? तो काइनेटिक एनर्जी देखो बेटा दो तरह का होता है मैकेनिक्स में, एक होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बेटा, और दूसरा होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिफाइन किया गया है जैसे अगर मास m हो, हाफ m, ठीक है बेटा, और यहाँ पर मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स में बेटा जो यहाँ हम ये v स्क्वायर लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बेटा, हाफ m v स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड v इज स्पीड, v शुड बी वेरी वेरी लेस देन c, c इज स्पीड ऑफ लाइट। ये काइनेटिक एनर्जी का ये डेफिनेशंस ब्रेक कर जाता है बेटा अगर ये v जो है, स्पीड जो है पार्टिकल का, ये लाइट के स्पीड के कंपेरेबल में हो जाए। जैसे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो ये वाला डेफिनेशन हमारा क्या कर जाएगा बेटा जी, ब्रेक कर जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी जो हम लिख रहे हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ m v स्क्वायर के बराबर, ये डेफिनेशन तब और तभी तक वैलिड है जब v इज वेरी वेरी लेस देन c। 10 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर पर सेकेंड, 10,000 मीटर पर सेकेंड, तो ये डेफिनेशंस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो ये डेफिनेशंस नहीं लगा सकते हैं, तो इसका एक लिमिटेशंस बस यही है, ये भी दिमाग में रखना है। तो काइनेटिक एनर्जी हैज टू फॉर्म्स। अब देखो बेटा इसमें और भी एक आध दो फॉर्म है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग बेटा मैकेनिक्स में ये सब जो है फॉर्म, इसको अभी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। हम मैकेनिक्स में यही दो फॉर्म, ठीक है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बेटा, हाफ m v स्क्वायर, वेयर v इज स्पीड, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा हाफ i ओमेगा स्क्वायर, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा रोटेशनल मैकेनिक्स में, ठीक है। और रोटेशनल मैकेनिक्स जब पढ़ाएंगे तो इसके ऊपर डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। अभी डिटेल में हम सिर्फ इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम लोग जो भी काइनेटिक एनर्जी लेंगे बेटा सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is associated with a body due to its motion, due to its motion, ठीक है बेटा। अब किसी ऑब्जेक्ट को काइनेटिक एनर्जी कितना तरीका से हम प्रोवाइड कर सकते हैं, हाँ कितना तरीका हो सकता है, तो उसका तरीका तो बहुत सारा है बेटा, लेकिन उनमें से एक तरीका है वर्क। वर्क करके किसी ऑब्जेक्ट को हम काइनेटिक एनर्जी उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, या वर्क करके उसके काइनेटिक एनर्जी को घटा सकते हैं। वर्क एक क्या है बेटा, मेथड। वर्क इज अ मेथड with the help of which we can transfer energy to a body or transfer energy from a body with the help of force। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा करके, जैसे मान लिया ये v स्पीड से मूव कर रहा है बेटा, है ना। अब अगर इसका स्पीड यहाँ v है, इसका t इज इक्वल टू टी टाइम पर, यहाँ मान लेते हैं कि t बराबर 0 पर में इसका स्पीड v है, t बराबर t पर में इसका स्पीड हो गया v डैश। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि v डैश ग्रेटर देन v है, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा बेटा वो होगा हाफ m v स्क्वायर, और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा बेटा हाफ m v डैश स्क्वायर। ऑब्वियसली चूंकि v डैश ग्रेटर देन v, तो यहाँ पर मैं काइनेटिक एनर्जी f और काइनेटिक एनर्जी I, दिस इज ग्रेटर देन दिस, यानी काइनेटिक एनर्जी f ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियली। ये तो होल्ड कर रहा है बस। इसका मतलब है कोई ना कोई तो मेथड यहाँ लगा है जो कि काइनेटिक एनर्जी, दैट मे भी हो सकता है कि इसके ऊपर में एक फोर्स लग रहा होगा, इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन। क्या लग रहा हो बेटा, फोर्स लग रहा हो इसके ऊपर में। और फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो फोर्स क्या करता है, कैसे बढ़ाता है, तो इस पर वर्क करके, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करके बेटा, वर्क करके। यानी कि वर्क कैन ट्रांसफर एनर्जी टू ए बॉडी, इट कैन ट्रांसफर एनर्जी
फ्रॉम अ बॉडी। अगर इसको पुश करें हम वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर में कैसा वर्क किया, हम कैसा वर्क किया, चूंकि स्पीड इंक्रीज हुआ इसका, तो इसके ऊपर में हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिव वर्क किया। अब अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगाए होते तो इसके ऊपर में इसका स्पीड क्या होता बेटा, घटता, तो हम बोलते कि इसके ऊपर में हम लोग नेगेटिव वर्क किया। अब ये रिलेशन क्या है वर्क और काइनेटिक एनर्जी में, इसको जरा सा हम लोग, और वर्क का डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा उसको जरा सा हम लोग समझते हैं। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए। सपोज एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ये इस पर बहुत सारा फोर्स लग रहा है, F1 F2 यहाँ बेटा जी F3, बहुत सारा फोर्स इसके ऊपर में लग रहा है। तो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा बेटा, F नेट इसके ऊपर में क्या हो जाएगा बताओ, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 Fn बराबर क्या हो जाएगा बेटा, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, वेयर a इज द नेट एक्सेलरेशन। ये a क्या है बेटा, नेट एक्सेलरेशन है ना। तो इधर हम लिख सकते हैं बेटा जी कि F नेट बाई m बराबर a, या फिर इसको ऐसे भी रख सकते हैं कि अगर मास इस पार्टिकल का कांस्टेंट हो बेटा, मास इस पार्टिकल का कांस्टेंट हो तो इधर ले आएंगे मास को, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। इधर a है तो a को लिख सकते हैं dv बाई dt, है ना। अब इस मोशन को आप कंसीडर कीजिए, क्योंकि नेट फोर्स है तो ये इसका 3 कंपोनेंट हो सकता है, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। अब इसमें से हम लोग सिर्फ x कंपोनेंट पर विचार करते हैं। x कंपोनेंट पर अगर विचार करेंगे बेटा तो fx जहां क्या है बेटा, नेट फोर्स, अब यहां वेक्टर का साइन देना कोई जरूरी नहीं, fx इज नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस डिवाइडेड बाई m बराबर यहां क्या हो जाएगा बेटा जी, dvx बाई dt बराबर इसको लिख सकते हैं बेटा dvx बाई dx इंटू dx बाई dt। अब dx बाई dt इज vx, यानी कि लिख सकते हैं यहां vx इंटू dvx बटा dx, ठीक है ना। यानी कि यहां से हम लोग देख रहे हैं कि fx इंटू dx बराबर m और vx और dvx, ठीक है बेटा जी। अब इसको जरा सा इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ को, इसको भी इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको भी इंटीग्रेट कर दीजिए, तो लिखेंगे हम लोग fx dx बराबर उधर राइट साइड क्या हो जाएगा बेटा, हाफ m भी, मान लेते हैं कि स्पीड v1 से हो गया क्या बेटा, v2 हो गया x एक्सिस के लॉन्ग, तो ये हमारा हो जाएगा ना हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। दिस इज एक्चुअली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और लेफ्ट साइड में क्या है बेटा, fx dx, ये इसका काइनेटिक एनर्जी जो चेंज हुआ है वो क्या अभी बता रहे थे कि फोर्स के द्वारा हम लोग कर सकते हैं, फोर्स तो यहां लग भी रहा था। तो दिस लेफ्ट साइड टर्म इज डिफाइंड एज वर्क, यानी कि F बराबर हम लोग लिख सकते हैं fx dx, क्या लिख सकते हैं बेटा, fx dx, दिस fx dx इज कॉल्ड वर्क। अगर मोर प्रिसाइज डेफिनेशन दिया गया वर्क का कि भाई आखिर ये fx dx है क्या, और ये तो हम x एक्सिस के अलोंग सिर्फ कंपोनेंट लिए फोर्स का, तो वर्क जो हम कैलकुलेट किए नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस के कारण, इसी तरह से y एक्सिस के अलोंग और z एक्सिस के अलोंग, है ना। ये भी क्या है, ये 2 क्या है, x एक्सिस के अलोंग स्पीड है, ये x एक्सिस के अलोंग स्पीड है। तो इसी तरीके से अगर जनरलाइज्ड फॉर्म हम देखें तो वर्क का जो डेफिनेशन होता है बेटा जी वो दिया गया है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। वर्क का डेफिनेशन क्या दिया गया, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर सेवरल एक्सपेरिमेंट
ये डेफिनेशन करेक्ट बैठता है कि जब हम फोर्स जो है उसके स्पीड के अलोंग या वेलोसिटी के अलोंग, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन उसके अलोंग जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तब तो उसका काइनेटिक एनर्जी उस डायरेक्शन में जो स्पीड है उसका बढ़ रहा है। अगर उसके परपेंडिकुलर अगर लगा दिए तो काइनेटिक एनर्जी उधर का नहीं बढ़ता। सर्टेन एंगल पर अगर हम लगा रहे हैं इसके ऊपर में एक्स एक्सिस के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ बना के, तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग है उसके कारण तो वर्क हो रहा है, लेकिन जो वर्टिकली डाउनवर्ड है उसके कारण वर्क ही नहीं हो रहा है। तो ये डेफिनेशन हमारा आता है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा जी, एफ आर कॉस थीटा, ठीक है। दिस इज प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ वर्क। एफ इज फोर्स, R is displacement, cos theta where theta is angle between force and displacement। F वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का ये एंगल है। बात समझ में आ गई? दिस इज वर्क। अब ये वर्क जो है, ठीक है, और यहां यह जो हमारा फोर्स है, दिस कैन बी ए कांस्टेंट फोर्स, दिस फोर्स कैन बी ए वेरिएबल फोर्स। अब कब कहेंगे कि वर्क हुआ कि नहीं हुआ? बहुत तरह का क्वेश्चन रेज होने लगेगा कि भाई कब कहेंगे कि वर्क हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले अब हम लोग ये समझते हैं कि कब कहेंगे कि वर्क हुआ कि नहीं हुआ। भाई जैसे कि देखिए ना, कुछ कुछ हम ऐसा, अब इसी में एग्जांपल, ये डेफिनेशंस तो हम दे दिए, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेकिन कहेंगे कब कि वर्क हो गया? चलिए कहेंगे कब की वर्क हो गया, देखिए कब कहेंगे जरा समझ लीजिए। पहला पॉइंट, ठीक है, कि फोर्स शुड कंटिन्यूअसली एक्ट ऑन द बॉडी टू परफॉर्म वर्क। जैसे कि सपोज ये एक बॉक्स, ये ब्लॉक है, ये एक स्मूथ सरफेस है, स्मूथ ले लिए हैं, कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है। इसके ऊपर में हम कहा किए कि भनाक साला फोर्स लगाए और तुरंत क्षण भर में छोड़ दिए, क्या करेगा? ऐसे देखो ना, ऐसे एक ब्लॉक है यहाँ पर, ऐसे मार दिए, ऐसे है ना, ऐसे मार दिए, पल भर के लिए कांटेक्ट रहा फोर्स का, और ये ब्लॉक उड़ करके यहाँ आ गया, एकदम घिसते थे यहाँ आ गया आराम से, या चलने लगा, तो वर्क कितना हुआ इसके ऊपर उस फोर्स के द्वारा? जीरो। याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। याद रखिएगा इसके बाद। पहला पॉइंट तो ये हुआ, इस केस में वर्क कहेंगे कि ना वर्क तो नहीं हुआ। यानी वर्क होने के लिए फोर्स शुड एक्ट ऑन दैट बॉडी कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं कि एफ लगाए यहां से और यहां तक लगा फोर्स एफ, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया बेटा? एक्स, तब हम कहेंगे कि वर्क कितना हो गया बेटा? एफ एक्स। ठीक है, ठीक है ना? तब हम लोग कहेंगे कि वर्क हुआ। दूसरा केस जान लीजिए बेटा, with the point of application of force whole body should move। कहने का मतलब है कि एगो मिट्टी का ढेर ले लीजिए, यहां पर में एगो पतला सा पिन से हम इसके ऊपर में फोर्स लगाए, है ना, अब पिन इसमें घुस करके इधर निकल गया, वर्क कितना हुआ? वर्क कितना हुआ? तो जीरो वर्क हुआ। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के साथ साथ जहां पे फोर्स लग रहा है उसके साथ साथ होल बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड विद दैट अमाउंट, ठीक है, तभी कहेंगे कि वर्क हुआ, नहीं तो कहेंगे कि वर्क नहीं हुआ। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया वर्क के लिए, ठीक है। अब एक, चलिए बेटा जी, तीसरा एक पॉइंट है बेटा जी कि ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ वर्क डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज टेकन। जैसे एप्लीकेशन मान लिया कि फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है, तो ये जितना दूर डिस्प्लेस्ड हुआ वही हम डिस्प्लेसमेंट हम लोग लेते हैं। तो ये 3 पॉइंट याद रखना है। जनरली आप फेस नहीं कीजिएगा, लेकिन हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम अगर आ जाए तो पूछ दे, ऐसा हो सकता है कि वर्क जो है कैलकुलेट करो, वर्क कैलकुलेट करो, तो गड़बड़ा सकते हैं। तो 3 वो पॉइंट हम लिखवा दिए। पहला पॉइंट क्या बेटा? इंस्टेंटेनियस फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो।
विद द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होल बॉडी शुड मूव। ऐसा नहीं कि घुस गए, मट्टी का धोंधा है, निकल गए तो वर्क नहीं हुआ। और तीसरा पॉइंट क्या है बेटा कि डिस्प्लेसमेंट किस पॉइंट का लिया जाएगा, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ वर्क। जैसे होता है ना वर्क डन का भी डेफिनेशन दिया एफ डॉट आर, तो ये आर क्या होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट, जिस पॉइंट पर लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये तो हमारा वर्क का कुछ पॉइंट्स था। अब कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगा बेटा, तो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू, डायरेक्टली याद रखिएगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। चलिए कुछ एक आध एग्जांपल ले लेते हैं बेटा जी, इस पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। अरे बाप रे। चलिए कहता है बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए 2 मीटर 4 मीटर माइनस 6 मीटर, पॉइंट ए से 2 4 और कितना है बेटा माइनस 6 मीटर टू कितना है 2 4 माइनस 6 मीटर टू आर बी, बी पॉइंट का क्या है 6 माइनस 4 और 2, 6 माइनस 4 और 2, ये मीटर में है बेटा, सब मीटर में है। अंडर ए कांस्टेंट फोर्स, फोर्स क्या है बेटा कांस्टेंट है, एफ का वैल्यू क्या है 2i3j माइनस के, 2i माइनस नहीं प्लस 3j और माइनस के, इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब बॉडी कहां से कहां डिस्प्लेस्ड हुआ बेटा, ए से बी तक डिस्प्लेस्ड हो गया। ठीक है, यानी कि अगर इसका छोटा सा हम डायग्राम खींचे बस, तो पहले बॉडी किस पॉइंट पर था, ये इस पॉइंट पर था 2 4 माइनस 6, फिर बॉडी किधर चला गया बी पॉइंट पर चला गया 6 माइनस 4 और 2 पर चला गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा इतना हुआ। अब फोर्स कितना लग रहा है इतना लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट पहले निकालेंगे और फोर्स के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा देखो, आर ए बी बराबर क्या हो गया देखो, तो 6 में से 2 गया, ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसमें से इसको घटाएंगे, 6 में से 2 गया 4i और माइनस 8j और प्लस 8k, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो वर्क कितना हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है तो 2i प्लस 3j माइनस k और डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे बेटा 4i माइनस 8j और प्लस 8 के, तो हो जाएगा कितना 2 चौकी 8, 8 या की 24 माइनस 8, 8 से 8 तो माइनस 24 जूल इसमें वर्क हो गया बेटा जी। कितना हो गया माइनस 24 जूल वर्क हो गया। ठीक है ना, कहता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए, तो डिस्प्लेसमेंट जैसे इसका पोजीशन क्या बताए थे, डिस्प्लेसमेंट इसका अगर पोजीशन वेक्टर ये आर ए है, इसका आर बी है, तो डिस्प्लेसमेंट इस ढंग से सोचिए ना आर बी माइनस आर ए, और डायरेक्ट ये यहां से यहां गया तो पोजीशन वेक्टर यही ना डिस्प्लेसमेंट हुआ ए से बी तक का। या फिर अगर पोजीशन इसका ए ले इसका बी ले तो आर बी माइनस आर ए इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, ए ब्लॉक ऑफ मास m बराबर 2 kg। एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है बेटा जी, 2 kg, इज पुल्ड बाई ए फोर्स F बराबर 40 न्यूटन। 40 न्यूटन अपवर्ड थ्रू ए हाइट h बराबर 2 मीटर। हाइट देखिए, एक तो ब्लॉक है, इसको पुल किया जा रहा है ऊपर F फोर्स लगा करके। फाइंड द वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स जो फोर्स F लग रहा है, तो सबसे पहला पार्ट कहता है कि F अप्लाइड है कितना बेटा, 40 न्यूटन। लग किधर रहा है, ऊपर। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, ऊपर। तो वर्क इसके द्वारा क्या हो जाएगा, F A H बराबर 40 न्यूटन इंटू 2 बराबर 80 जूल। अप्लाइड फोर्स F एंड इट्स वेट mg, g बराबर 10 मीटर पर सेकंड। जी का वैल्यू दे दिया है बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो mg के द्वारा जो वर्क हुआ वो कितना हो जाएगा, तो wg यहां लगा देंगे, wg, ठीक है। तो wg यानी कि mg किधर लग रहा है बेटा, अगर इसको यहां लो ऐसे, तो mg तो डाउनवर्ड लग रहा है, f ऊपर लग रहा है, mg डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, दोनों के बीच का एंगल पाई हो गया। तो mg h cos पाई बराबर क्या हो जाएगा, m कितना है 2 अगुने g 10 अगुने हाइट 2 और cos पाई -1, यानी कि हो गया 10 दूना 20 दूना -40 जूल। तो जो उसका वेट है उसके द्वारा वर्क कितना हुआ, -40 जूल, जब 2 जूल ऊपर गया। तो उसका काइनेटिक, अच्छा अभी नहीं सब चलेगा, अभी छोड़ दीजिए, चलिए यही हो जाएगा बेटा जी। टू अनइक्वल मासेस ऑफ 1 kg एंड 2 kg आर अटैच्ड। हाँ ये एक दूसरा क्वेश्चन है बेटा, इसको भी देख लीजिए, थोड़ा सा वर्क का ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। कहता है इसका एक फिगर पहले ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ये है 1 kg, टू kg, आई पुल्ली है, ठीक ना, पुल्ली 1 kg to add 2 ends of light passing on a smooth pulley if the system is released from rest, find the work done by a string on both the blocks in 1 second। स्ट्रिंग के द्वारा 1 सेकेंड में वर्क डन कितना हुआ दोनों के ऊपर, देखो। तो इसमें तो भैया स्ट्रिंग के द्वारा कितना वर्क डन हुआ बेटा जी, तो इसके लिए तो हमको क्या क्या लगाना पड़ जाएगा, स्ट्रिंग फोर्स। 1 सेकंड में देखिए ये नीचे आएगा बेटा, और ये किधर जाएगा बेटा जी, ऊपर जाएगा। अब अगर डायरेक्ट हम वो सिस्टम ले लें इस पूरे को, तो हमारा जो एक्सीलरेशन निकल जाएगा बेटा, याद करिएगा जो हम न्यूटन्स लॉ में पढ़ाए हैं टनाटन बनाने के लिए, सीधा 2 - 1 आई इंटू जी, यानी कि 10 बटा पूरे सिस्टम का मास 2 और 1 3, यानी कि 2 में से 1 गया 10, 10 बटा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन होगा। अब इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग खींच लें, तो इसका टी ऊपर 1 kg वाले का और जी नीचे, ये जा रहा है बेटा ऊपर, और 2 kg वाले का 2g नीचे और टी ऊपर, जा ये नीचे रहा है ना। अगर इसके लिए लगाएंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ, किसके लिए, 1 kg के लिए, तो T - G बराबर 1 kg है ना, बराबर A इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसके लिए लगाएंगे तो 2G - T बराबर 2 kg है, तो 2A इक्वेशन 2। अब दोनों को क्या कर दो भैया, ऐड कर दो, तो A बराबर तो G बटा 3 यानी 10 बटा 3 आ गया। T किसी एक से निकाल दो, T बराबर G + A
यानी कि जी कितना 10 प्लस 10/3, तो 10 या 30 10 40/3 न्यूटन है। 40 बटा कितना है बेटा 3 न्यूटन। अरे न्यूटन लॉ से बस टेंशन निकाल दिया। अब 1 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड कितना होगा, तो उतना ही इसका अपवर्ड होगा। अब देखिए इसके ऊपर में पॉजिटिव वर्क होगा, देखो टेंशन इधर लग रहा है, जा भी उधर रहा है, तो वर्क डन ऑन 1 kg ब्लॉक कितना हो जाएगा बेटा T इंटू डी पॉजिटिव। इसके ऊपर में वर्क डन ऑन 2 kg ब्लॉक कितना हो जाएगा बेटा T इंटू डी, बट लेकिन T ऊपर डी नीचे, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। अब डी सिर्फ हमको निकालना है, तो किसी एक से निकालना दीजिए। 1 सेकंड में कितना हो जाएगा देखिए ना, एस बराबर यूटी, चूंकि इनिशियल स्पीड दोनों का सेम है, मतलब 0 है, तो हाफ ए टी स्क्वायर, ए हो गया हाफ इंटू 10/3 इंटू 1 सेकेंड, 1 का स्क्वायर 10/6 बराबर 5 दूना 10 3 दूना 5/3 मीटर हो गया। यहाँ पर में टनाटन अब हम लोग टी का वैल्यू डालिए, 40/3 गुने क्या 5/3 डिस्प्लेसमेंट, 40 × 200/9 इतना जूल है। इसके ऊपर में वही हो जाएगा 200/9, नेगेटिव नेगेटिव साइन के साथ। तो 1 के ऊपर 200/9, इसके ऊपर पॉजिटिव वर्क हो गया बेटा, इसके ऊपर नेगेटिव वर्क हो गया। तो ये सिंपल है। अब थोड़ा सा वर्क को एक बार समराइज कर देते हैं। वर्क इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। वर्क is a technique through which we can transfer energy to a body or transfer energy from a body by applying force। ठीक है, definition of work is given as work is equal to क्या हो जाता है बेटा F dot R, where R is displacement, F is force, is equal to F R cos theta, where F is magnitude of force, R is magnitude of displacement, and theta is angle between the two। If theta is equal to 0 डिग्री, then W बराबर क्या हो जाएगा FR। If थीटा बराबर 90 डिग्री बेटा, तो W बराबर क्या हो जाएगा 0, थीटा 0। If थीटा बराबर पाई, then work done बराबर -FR, where F is magnitude of displacement, R is magnitude of F is displacement magnitude of force, and R is magnitude of displacement। तो ये हमारा कांस्टेंट फोर्स के लिए ये सारे इक्वेशंस और जो भी प्रॉब्लम्स हम अभी बनाए। ठीक है बेटा जी। अब हम लोग चलते हैं, अगर फोर्स वेरिएबल हो तो क्या होगा खिस्सा कहानी। वेरिएबल फोर्स अगर दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा। वेरिएबल फोर्स में क्या हो जाएगा बेटा, सो देखिए, तो कांस्टेंट फोर्स के लिए हम लोग डिस्कशन कर लिए। अगर फोर्स वेरिएबल हो, इफ when F is वेरिएबल, when F is क्या वेरिएबल हो, F फंक्शन ऑफ x हो सकता है, F फंक्शन ऑफ टाइम हो सकता है, F फंक्शन ऑफ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तब वर्क कैसे निकालते हैं, तो वर्क बराबर डायरेक्ट याद रखिएगा, इंटीग्रेशन कर दीजिएगा F डॉट F डॉट dr। जैसे कि अब मान लिया जाए कि फोर्स अगर मान लिया x एक्सिस के लॉन्ग है, तो हम सीधे लिखेंगे Fx dx। फोर्स अगर y एक्सिस के लॉन्ग है तो Fy dy, या फिर z एक्सिस के लॉन्ग तो Fz dz। इस ढंग से आप वर्क निकाल सकते हैं। फोर्स अगर स्पेस में है तो F डॉट dr कर देंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इसमें कुछ कुछ प्रश्न उठता है कि अगर F वर्सेस x ग्राफ दिया हुआ तो इंटीग्रल यहां से जैसे ये इंटीग्रल होगा Fx dx, और Fx dx अगर F वर्सेस x ग्राफ है तो Fx dx इज द एरिया अंडर Fx ग्राफ। Fx का जो ग्राफ मान लिया जाए कि Fx का ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट इसका A से लेकर के B तक हुआ। ठीक है, तो व्हाट विल बी द वर्क डन, वर्क डन विल बी एरिया ऑफ Fx वर्सेस
एक्स कर्व ऑन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस जो है ये है, इसके ऊपर में एफ वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया ले लीजिए, यानी कि ये जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वर्क डन हो जाएगा। अगर ग्राफ दिया हुआ है तो नहीं दिया हुआ है तो इंटीग्रेट करके वर्क डन निकालिए वेरिएबल फोर्स के केस में। अब कुछ कुछ हम लोग एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें याद रखिएगा बेटा वही वाला केस जो हम अब भी वर्सेस एक्स ग्राफ में किए थे, है ना, भी वर्सेस कि डी एक्स वाई डी टी बराबर क्या होता था, भी डी एक्स वाई डी टी बराबर भी, तो इंटीग्रल भी वर्सेस टी ग्राफ में जो टाइम एक्सिस पर एरिया ले लेते थे बेटा, कि ऐसे अगर है टाइम यहाँ से यहाँ तक तो ये एरिया ले लेते थे तो ये डिस्प्लेसमेंट निकल जाता था। इसी तरह से अगर इसमें भी बेटा अगर ऊपर एरिया ले रहे हो तो ये पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। अगर एरिया हमारा नीचे आ रहा है, एरिया हमारा मान लिया ये ऐसे है कर्व, हो सकता है कि ये ऐसे हो, तो यहाँ पर मैं इस केस में जो ये एरिया हो जाएगा ये कैसा वर्क हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। यानी कि डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर का जो एरिया होगा बेटा वो पॉजिटिव वर्क देगा, और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के नीचे वाला जो एरिया होगा वो नेगेटिव वर्क देगा। इस पर कुछ सवाल लेने के बाद ही आपका इसका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। चलिए देखते हैं एक कुछ सवाल हम लोग। ठीक है, आइए देखते हैं वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क कैसे करके कैलकुलेट करते हैं। चलिए, ए फोर्स एफ बराबर 2 प्लस एक्स, कहता है एफ बराबर 2 प्लस एक्स, एक्ट on a particle in x direction where f is in Newton and x is in, find the work done by this force during a displacement from x बराबर 1 मीटर to 2 मीटर। x बराबर 1 मीटर टू 2 मीटर में देखिए फोर्स यहाँ वेरिएबल है बेटा, तो क्या बताए थे वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स, एफ डी एक्स है ना, बराबर हो जाएगा 2 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 तक, क्या हो जाएगा बेटा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 लिमिट 1 से 2 तक, 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 बटा 2, तो 2 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 2 और 1 आधा माने 5 बटा 2, तो 6 दूना 12 में से 5 गया 7 बटा 2 जूल यहाँ वर्क हो गया बेटा, 7/2 जूल यहाँ वर्क हो गया बेटा जी। जरा सा रुक जाइए 1 सेकेंड बेटा जी, जरा सा रुक जाइए। ठीक है, एक दूसरा प्रॉब्लम है, जरा सा चलिए ठीक है, एक दूसरा प्रॉब्लम है बेटा जी, और वो ये है एफ बराबर, इसको जरा सा डिलीट कर दें, एफ बराबर क्या है माइनस के वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्ट ऑन ए पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन डिस्प्लेसिंग ए पार्टिकल फ्रॉम एक्स बराबर प्लस ए टू प्लस 2a। एक्स बराबर प्लस ए से एक्स बराबर प्लस 2a तक में क्या वर्क होगा, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट वर्क वाई वेरिएबल फोर्स माइनस के वाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा, सीधा ए से लेकर के 2a तक ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के को तो हम बाहर निकाल दिया, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर ए से लेकर के 2a तक, है ना बेटा जी। तो ये तो सिर्फ इंटीग्रेशन है, इसमें अब फिर फिजिक्स रह कहाँ गया, तो हो जाएगा माइनस के को तो बाहर रहने दो भैया, 1 बटा एक्स स्क्वायर यानी एक्स माइनस 2 प्लस 1, इंटीग्रेट कर रहे हैं बेटा और कुछ नहीं कर रहे हैं, ए से लेकर के 2a तक, तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 1, तो ये बाहर निकल गया के, तो ये प्लस हो गया, और ये माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो 1 बटा एक्स, ए से लेकर के 2a तक, तो हो जाएगा के इंटू 1 बटा 2a माइनस 1 बटा ए,
तो ये हो जाएगा बेटा -k/2 है। यही हो गया हमारा क्या वर्क इस केस में, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएबल फोर्स के द्वारा हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं। अगर ग्राफ दिया हुआ हो तो जरा सा ग्राफ को समझ लीजिएगा, एफ और एफ ग्राफ दिया हुआ हो तब वर्क डन क्या होगा, इसको जरा सा आप लोग समझ लीजिएगा। जरा एक बार और समझा देते हैं ग्राफ वाला केस को, क्योंकि आप लोगों को हो सकता है कि कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो। तो जरा सा और एक बार समझा देते हैं कि अगर ग्राफ दिया हुआ हो, ठीक है, ग्राफ अगर दिया हुआ हो एफ वर्सेस एक्स ग्राफ, ठीक है, एफ मान लेते हैं कि यही हमारा ग्राफ है, एफ वर्सेस एक्स ग्राफ, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। तो सबसे पहले डी एफ बाई डी एक्स क्या देगा, दिस विल बी स्लोप ऑफ एफ एक्स ग्राफ एट एनी पॉइंट एफ एक्स, है ना, डी एफ बाई डी एक्स का कुछ इसमें। हाँ, लेकिन इन वर्क डन क्या हो जाता है बेटा, इंटेग्रल एफ डी एक्स। एफ डी एक्स क्या है, एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ ऑन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। तो मान लेते हैं कि ए से बी तक गया पार्टिकल, तो ये जो हमारा एरिया होगा वही हमारा वर्क हो जाएगा। एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया तो पॉजिटिव वर्क, एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया तो नेगेटिव वर्क हो जाएगा। यही ध्यान देना। एक सवाल इस पर ले लीजिए, फोर्स इफेक्टिंग ऑन ए पार्टिकल वेरीज विच पोजीशन एक्स एज शोन इन द फिगर। देखिए कैसा फिगर है और कैसे इसको हम लोग टनाक्षना बना देंगे, जरा सा देख लीजिए आप बेटा, ठीक है। एफ एक्स ग्राफ दिया हुआ है, ये देखिए कैसा ग्राफ है, ये ऐसा ग्राफ है, बस समझ लीजिए, ये एक्स है बेटा, ये एफ है, ऊपर मत खींचिए ये इतना ज्यादा, ठीक है ना। अब कहता है -2, ये -2 है बेटा, और ये +2 है, और ये कितना है -10 न्यूटन, और ये कितना है बेटा +10। तो कहता है क्या, हाँ, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम -2 मीटर टू x = 0। कहता है -2 से यहां तक जाने में वर्क। तो वर्क का भी हम डेफिनेशन बताए, अगर एफ एक्स ग्राफ दिया हुआ हो बेटा तो एरिया ऑन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ये -2 से 0 तक जाने में यही ना वर्क होगा। आई वर्क का मतलब ये एरिया कितना हो जाएगा, हाफ आई इंटू दिस 10 आई इंटू दिस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 2 बराबर 2 खत्म बराबर 10 जूल। लेकिन ध्यान दीजिए ये क्या है बेटा, एक्स एक्सिस के नीचे है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमारा वर्क जो होगा -2 से 0 तक जाने में -10 जूल हो जाएगा। दूसरा पार्ट में कहता है x = 0 टू x = 2 जूल। अब ये पहला पार्ट हो गया बेटा। दूसरा पार्ट में कहता है कि 0 से 2 मीटर तक जाने में कितना वर्क होगा। यहाँ पर मैं सीधे हाफ, वही फॉर्मूला तो वही होगा, बेस 2 मीटर है इंटू हाइट ये 10, 10 खत्म बराबर 10 जूल। यानी कि 0 से 2 तक जाने में जो वर्क है वो पॉजिटिव है बेटा, यहाँ नेगेटिव है। तो 0 से 2 तक जाने में जो वर्क हुआ हमारा 10 जूल हुआ, और -2 से 0 तक जाने में वर्क हमारा -10 जूल हुआ। अगर थर्ड पार्ट में ये भी पूछ देता कि नेट वर्क डन कितना हुआ, टोटल वर्क डन, तो W टोटल यहाँ क्या हुआ बेटा 0, दोनों को जोड़ेंगे तो -10 + 10 0 जूल हो जाएगा। तो इसमें वेरिएबल फोर्स का हम ये बता रहे थे। अब इसमें कोनो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और भी अगर आप प्रॉब्लम बनाते हैं और कहीं फंसते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर फलाना जगह पर मैं मेरा प्रॉब्लम में फंस गए हैं, ज़रा हेल्प कीजिए, तो हम ज़रूर हेल्प करेंगे। और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा वो फाइनली हम बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे बेटा। आज के लिए बस इतना ही। हम आज 2 ही चीज़ सीखे, एनर्जी क्या है बेटा वो सीखे आज, और वर्क डन, और काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन सिर्फ सीखे। ये 3 चीज। एनर्जी क्या है तो आराम मतलब बढ़िया से समझे,
वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स बाई कांस्टेंट फोर्स, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का आइडिया लिए हम लोग। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, अभी बहुत सारा इसमें टॉपिक है बेटा, सब आराम आराम से पढ़ेंगे, टेंशन वाला कोनो बात नहीं है, और आप लोग आराम से पढ़िए। ठीक है, अब आराम आराम से पढ़िए, टेंशन मत लीजिए, टेंशन वाला कोनो बात नहीं है, टेंशन लेने के लिए हम हैं। ठीक है, बस आप आराम से पढ़िए। ठीक है, चलिए।